मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं अपने सभी व्यूअर्स एवं सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले कालांश में जो बोर्ड एग्जाम 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, उसके 4 क्वेश्चन हो चुके थे बच्चों। आगे के 3 क्वेश्चनों को मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। मैं एक दो बातें बीच में आपसे शेयर भी करूंगा बच्चों, आप ध्यान से वीडियो देखते रहें, उन बातों का भी व्यापक उपयोग है। पहले मैं एक छोटी सी बात आपके समक्ष शेयर करना चाहता हूं कि आप जो भी वीडियो देखें, पहली बात, आप यदि शुरुआत से वीडियो देखते हैं उसको खत्म होने तक देखेंगे तो जब वीडियो खत्म हो रहा होगा उस समय तक आपके पास बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। बीच में वीडियो छोड़कर जाने से आधी जानकारी का कोई लाभ नहीं होता बेटा। इसलिए जब भी आप वीडियो देखें, आपके पास समय हो तब वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें। दूसरी बात, जब आप पेपर सॉल्व करने के लिए बैठें तो आपके पास सैंपल पेपर लिखा हुआ अपनी कॉपी पर होना चाहिए। हम किसी न किसी माध्यम से आपको उपलब्ध करवा देंगे। आपको YouTube की कम्युनिटी या व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर उपलब्ध हो जाएगा। इसके बीच में भी हम पेपर को सेंड करते रहते हैं, पेपर जरूर नोट कर लेना। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों उस पेपर का, मैं पेपर भी बीच में सेंड करूंगा, स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, पेपर जरूर नोट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें है एल्यूमिनियम और कॉपर के एक एक अयस्क को लिखिए, इनके नाम लिखना है, इनका सूत्र लिखना है एवं किसी भी एक एल्यूमिनियम के अयस्क से शुद्ध एल्यूमिना कैसे प्राप्त करते हैं, इस बात की हमें चर्चा करनी है। ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एल्यूमिनियम और कॉपर के एक एक अयस्क के नाम व सूत्र और इनसे एल्यूमिना कैसे प्राप्त करेंगे, पहले हम इस बात की व्याख्या करते हैं। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे। चलिए, एल्यूमिनियम का हमने लिखा पहले कॉपर का अयस्क, Cu का अयस्क, और Cu का अयस्क होता है बेटा कॉपर पायराइट। क्या होता है? कॉपर पायराइट। सूत्र क्या होता है? CuFeS2। ये कॉपर पायराइट है। ठीक है ना, कॉपर का एक अयस्क हो गया। नोट्स तो बच्चों में आप खुद भी बना सकते हैं, अगर आपको आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको पीडीएफ भेजूं, फिर भी मैं पीडीएफ भेजूंगा आपको। अगला है Al का अयस्क। Al का अयस्क क्या होता है बेटा? एक एल्यूमिना, सबसे फेमस अयस्क लिख रहा हूं मैं ना, एल्यूमिना। एल्यूमिना ना क्या कहें बच्चों, इसको कहें बॉक्साइट। क्या कहेंगे? उसमें एल्यूमिना होता है ना, बॉक्साइट। फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.XH2O। ये बॉक्साइट का फॉर्मूला है, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा, जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट से एल्यूमिना, एल्यूमिना मतलब होता है बच्चों Al2O3, इसका निष्कर्षण करना है। क्या करना है? प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया है। ये प्रश्न बेटा 4 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 4 अंक का प्रश्न है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है कि बॉक्साइट से एल्यूमिना कैसे प्राप्त करोगे, शुद्ध एल्यूमिना कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है नहीं, होता क्या है, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको आप लिखेंगे भी कि जो बॉक्साइट होता है बेटा, जब हम भूगर्भ से बॉक्साइट अयस्क प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां होती हैं। उसमें मुख्यतः सिलिकॉन, आयरन और टाइटेनियम के ऑक्साइड्स होते हैं। किसके ऑक्साइड्स बेटा? किसके कह रहा हूं मैं? Si, Fe और Ti के क्या होते हैं? ऑक्साइड्स। इसमें इंप्योरिटी के रूप में होते हैं। किसके रूप में? अशुद्धि के रूप में। इसकी इनमें अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को हम बॉक्साइट से अलग करते हैं और हम शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं बेटा? शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। इन सबको हटाना है किससे? बॉक्साइट से। क्या करते हैं बेटा? पहले जो बॉक्साइट होता है, अभी इसमें वाटर नहीं लिख रहे हैं हम, Al2O3 लिखा हमने। जो बॉक्साइट होता है उसको एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन, जलीय विलयन में, किसमें बेटा? बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में मिला देते हैं और थोड़ा हीट भी करते हैं बेटा। इसमें क्या करते हैं?
हीट भी करते हैं। तब क्या होगा, ये जो बॉक्साइट है वह इसमें इस विलयन में घुल जाएगा। क्या होगा, जब बॉक्साइट को इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में मिलाकर हीट करेंगे तो जो बॉक्साइट है वह घुल जाएगा और अशुद्धियों का प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब अशुद्धियां नहीं घुलेंगी। क्या होगा, बॉक्साइट घुल जाएगा और सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट बनेगा। ये विलयन में होगा। किसमें होगा बेटा, विलयन में होगा। और जो अशुद्धियां होंगी उनका अवक्षेप बनेगा। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा समझना। हमें बॉक्साइट से एल्यूमिना निकालना था। कैसे निकालेंगे, बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, बेटा बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस आप कर लेना संभवतः। यहाँ पे 2 लगेंगे, यहाँ पे 3 लगेंगे, बैलेंस हो जाएगी जहां तक है। और भी देख लेना, बैलेंस आपको करना है खुद। मैं बैलेंस की रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, नोट्स में बैलेंस की रिएक्शन बता दूंगा आपको, है ना। बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में मिलाकर गर्म करते हैं, जिससे जो बॉक्साइट है पूरा बॉक्साइट विलयन में चला जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, बॉक्साइट विलयन में डिसॉल्व हो जाता है, अशुद्धियां अवक्षेप बनाती हैं। इस अवक्षेप को हम बेटा, इस अवक्षेप को हम छान लेंगे, छान लेते हैं। अवक्षेप को क्या कर लेते हैं बेटा, हम छान लेते हैं। अब जो निस्यंद मिला, क्या कह रहा हूं मैं, निस्यंद का मतलब होता है बेटा छनने के बाद जो नीचे आया, निकल के आया, वो निस्यंद है। निस्यंद जो मिला बेटा हमें क्या मिला, NaAlOH का होल 4। बैलेंस मैं कह रहा हूं, बैलेंस नहीं करना है हमें, बैलेंस आपको करके बेटा मैं नोट्स बताऊंगा, उसमें लिख लेना। जो निस्यंद मिला बेटा, निस्यंद मिला, उस निस्यंद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। क्या पास करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें पास होती है, इसमें जो एल्यूमिना है, Al2O3, कुछ H2O भी उसमें होंगे, उस एल्यूमिना का अवक्षेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निस्यंद में इसको छानने के बाद अशुद्धि को छान के अलग कर दिया, जो बचा उसको निस्यंद बोलते हैं। निस्यंद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने डाली, जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे एल्यूमिना का अवक्षेप आएगा। किसका अवक्षेप आएगा बेटा, एल्यूमिना का अवक्षेप आएगा। इस अवक्षेप को हम क्या करेंगे, छान लेंगे। इस अवक्षेप को हम छान लेंगे और जो अवक्षेप है उस अवक्षेप को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। क्या करेंगे, अप्रॉक्स 1000 के ऊपर, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग ताप पर बहुत अधिक मात्रा में गर्म करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर क्या होगा, ये निर्जल हो जाएगा, इसमें से जल के अणु निकल जाएंगे और हमें क्या मिल गया, एल्यूमिना मिल गया। तो प्रश्न आपका था बेटा, कॉपर और एल्यूमिनियम के एक एक अयस्क लिखिए, हमने अयस्क लिख दिए। अगला क्वेश्चन था, एल्यूमिनियम के अयस्क से एल्यूमिना कैसे प्राप्त करोगे। एल्यूमिनियम के अयस्क से एल्यूमिना प्राप्त करने की यह विधि हम बता देंगे। एल्यूमिनियम में जो जो अशुद्धियां होती हैं उनकी व्याख्या कर देंगे पहले, और कैसे अलग करते हैं। हमने पहले NaOH के जलीय विलयन में घोलकर गर्म किया, एल्यूमिना विलयन में चला गया, अशुद्धियां अलग रह गई। अशुद्धियों को छानकर निस्यंद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की, एल्यूमिना का अवक्षेप मिला, इस अवक्षेप को छानकर बहुत अधिक गर्म किया, एल्यूमिना अलग हो गया। ठीक है ना, ये आपकी बात क्लियर हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न आपका हो गया है बेटा, है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 का खा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न नंबर खा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक मेरा हुआ भी नहीं था, मैंने आपको पढ़ाया था कि एक कॉम्प्लेक्स दिया है, इसका IUPAC नाम बताना है, इसके संरचना सूत्र और इसकी समावैधता बतानी। अभी तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, 10 मिनट बच्चों इसका वर्णन भी करना है मैं आपको, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, आगे आएंगे तो कैसे करेंगे। चलिए पहले हम IUPAC नाम देख लें। IUPAC नाम बताना है मैं, CONH3 का होल 4
Cl2+, यही है ना बेटा, CONH3 का होल 4 Cl2+। इसका IUPAC नाम बताना है। क्या बताना है पहले? IUPAC। बेटा IUPAC नाम में दो तीन बातें याद रखना। अभी मैं शॉर्ट में, क्योंकि ये कालांश IUPAC का नहीं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। आपका कॉम्प्लेक्स चार तरह से लिखा हो सकता है। ऐसा लिखा हो सकता है, आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा लिखा हो सकता है, आपका कॉम्प्लेक्स इस तरह से लिखा हो सकता है, आपका कॉम्प्लेक्स, मैं अलग से लिख दूं बेटा थोड़ा, है ना, यहीं लिख दूं ना, वहां बाद में देखेंगे कैसे कैसे हो सकता है बेटा कॉम्प्लेक्स। आपका कॉम्प्लेक्स ऐसे हो सकता है, यहां बाहर कुछ होगा, अंदर कॉम्प्लेक्स होगा। आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा भी हो सकता है बेटा, इस तरह का, इस साइड कॉम्प्लेक्स होगा, यहां कुछ होगा। दूसरा, अकेला कॉम्प्लेक्स बना होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा, अकेला कॉम्प्लेक्स बना होगा, ऊपर नेगेटिव होगा, और अकेला कॉम्प्लेक्स बना होगा, ऊपर कुछ भी नहीं होगा। 5 तरह के उदाहरण हैं आपके सिलेबस में, जिनके आपको IUPAC नाम लिखने हैं। छोटी छोटी बात समझ लो एक दो बेटा, क्योंकि हम वो तो हम डायरेक्ट बता ही देंगे आपको, क्योंकि ये टॉपिक आ गया। ये 5 तरह के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। क्या करना है आपको, ध्यान रखना बेटा, अभी आप नेगेटिव वाला और ये वाला जिसमें कॉम्प्लेक्स इस साइड आता है, इन दोनों में अगर धातु जहां भी आती है, धातु के नाम के साथ 8 लगाना है। क्या लगाना है बेटा? सामान्यतः धातु का जो नाम होगा या धातु का नाम के साथ 8 लगाना है। जैसे हमने कहा Fe को हम कहेंगे फेरेट। क्या कहेंगे बेटा? फेरेट। Ni को कहेंगे निकलेट। क्या कहेंगे बेटा? नाम के साथ क्या लगाना है आपको? 8। Cu को कहेंगे हम क्यूप्रेट। Co को कहेंगे हम कोबाल्टेट। इसी प्रकार अन्य, Pt को कहेंगे प्लेटिनेट, Au को कहेंगे ऑरेट, Ag को कहेंगे अर्जेंटेट। यानी कि इन दोनों में, क्या कह रहा हूं मैं, इन दोनों में धातु के नाम के अंत में 8 लगाना है। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं कि 4FeCN का होल 6, ये वाला बेटा इस तरह का मिल गया। इसको इसकी हम व्याख्या करेंगे अभी। 8 लगाना है, ये वाली बात याद रखना है। और शुरू से पकड़ के एंड तक नाम लिख देना है बेटा, है ना, शुरू से पकड़ के एंड तक नाम लिख देना है। कोष्टक का जब भी नाम आता है, कोष्टक का जब भी नाम आता है, कोष्टक के नाम में पहले लिगेंड के नाम लिखना है। किसके बेटा? लिगेंड का नाम, उसके बाद धातु का नाम। ठीक है, अब बहुत व्याख्या है बेटा इसकी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको क्या होना है। प्रश्न अपना जो था उसको देखें। प्रश्न था, इसका नाम लिखिए। क्योंकि ये प्लस वाला है इसलिए धातु का नाम कोबाल्ट आएगा। ये 2 लिगेंड है इसमें, ये और ये, इनके नाम बच्चों आपको आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं बेटा? एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीन। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्लोराइडो। इस लिगेंड का नाम क्या है बेटा? क्लोराइडो। जो भी नेगेटिव लिगेंड होते हैं उसके नाम के अंत में ओ आता है। क्या आता है? ओ। एमीन बेटा ए से आता है, क्लोराइडो सी से आता है। जब 2 या 2 से अधिक लिगेंड आ जाएं तो उनमें से उस लिगेंड को पहले लिखेंगे जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है, जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है। तो सी आ रहा है ना, तो पहले क्लोराइडो लिखेंगे। इसकी संख्या 2 है, हमने क्या लिखा? डाइक्लोराइडो। क्या लिखा बेटा हमने? डाइक्लोराइडो। अच्छा, टेट्रा एमीन। क्या है? टेट्रा एमीन, डाइक्लोराइडो, टेट्रा एमीन। अब कुछ बचा नहीं है, अब धातु का नाम लिखना है। अब इस धातु का नाम बच्चों कोबाल्ट आएगा, कोबाल्टेट नहीं आएगा, क्योंकि प्लस है। अगर माइनस होता तो कोबाल्टेट आता है ना, एमीन कोबाल्ट। जैसे ही धातु का नाम आता है, जहां भी धातु का नाम आता है, उसके ठीक बाद
ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है रोमन अंकों में। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे भाई? CO की हो गई x, NH3 की 4 गुणा 0, लिख दे रहा हूं पहले। अच्छा, CO प्लस 4 गुणा NH3 और प्लस 2 गुणा Cl बराबर 1। यहां बच्चों 1 दिया हुआ है ना, इसलिए 1 लिखेंगे। CO की x, NH3 की 0, Cl की -1 इक्वल टू 1, x -2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 आ गई, यानी कि 3 होता है कोबाल्ट थर्ड। कोबाल्ट थर्ड। और अगर प्लस और माइनस कुछ भी लिखा हो, आपको लास्ट में आयन लिख देना है। क्या लिख देना है बेटा? आयन। नाम क्या हुआ? डाइक्लोराइडो टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। आपको आयन ही लिखना है, प्लस माइनस कुछ भी लगाओ ऊपर, आपको आयन लिखना है। बस माइनस लगाओ तो यहाँ कोबाल्टेट हो जाता, प्लस लगाए तो योग जाता। उसको देखें। अच्छा बेटा, ये आपके उसमें आया नहीं, लेकिन मैं एग्जाम में बता दे रहा हूं। ये है पोटेशियम। क्या है बेटा? पोटेशियम। यहां 3 और 4 कुछ भी लिखो, कोई मतलब नहीं है, हम केवल नाम लिखेंगे अकेला, पोटेशियम। ये लिगेंड है कितने हैं भाई? 6 को बोलते हैं हेक्सा साइनाइडो। क्या है भाई? पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। Fe, चूंकि हमने बताया था उस साइड वाला है, इसलिए इसमें Fe का नाम 8 आएगा, फेरेट। क्या आएगा बेटा? फेरेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 4K है, 4K की +4, Fe की x, 6Cn की -6 बराबर 0, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, ऑक्सीकरण संख्या आ गई है 2। ये इसको लिखना है बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन था बेटा, IUPAC नाम के अलावा इसकी संरचना सूत्र थी। क्या था? इसकी संरचना सूत्र थी और इसमें समावयवता थी। तो बेटा संरचना सूत्र के लिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या हमें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बेटा? उपसह संयोजन संख्या। हमें उपसह संयोजन संख्या मालूम होनी चाहिए। उपसह संयोजन संख्या कैसे निकालते हैं? इसमें जितने लिगेंड्स हैं, क्या है बेटा? ये लिगेंड्स हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स इसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। अभी इसमें 6 लिगेंड्स हैं, 4 और 2 6, तो उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। लेकिन कभी कभी बच्चों क्या होता है, आप भ्रमित हो जाते हैं, तो उसको याद रखने से ये वाला क्वेश्चन लिखा होता अगर इसकी उपसह संयोजन संख्या 4 नहीं है, इसकी 6 है, क्योंकि ये जो लिगेंड होता है, यह लिगेंड द्विदंती होता है। कैसा होता है? द्विदंती। इसके 2 हाथ होते हैं अपने आप में, एक के 2 हाथ होते हैं, तो 4 हाथ हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, बीच में आ जाता कभी कभी। अब यहाँ आ जाए, उपसह संयोजन संख्या 6 जो होते हैं, उनकी जो ज्यामिति होती है वो अष्टफलकीय होती है। कैसी होती है बेटा? ऑक्टाहेड्रल होती है। वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के होते हैं। कैसे होते हैं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के होते हैं। हमने अष्टफलकीय बना दी, संरचना बनाना था, संरचना बना दी हमने, बीच में हम लगा दिया CO। ठीक है नहीं? अब ये ऑक्टाहेड्रल है, आपको स्पष्ट दिख रहा है बेटा। इस ऑक्टाहेड्रल में हम क्या करें? सबसे सही संरचना है, यहां Cl लगा दें हम, और यहां 4 क्या लगा दें हम? NH3 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 और NH3। एक काम और भी करें बेटा, चारों अगर ये एरो बनाएंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है। लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। ये इसकी संरचना हो गई। संरचना कैसी है? ऑक्टाहेड्रल। ये अष्टफलकीय संरचना हुई। प्रस्तुत इसकी ज्यामिति बनाई है, संरचना बनाई, बना दी। अब अगला क्वेश्चन है, इसके इसके समावयवता बताइए। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा, ये वाला ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, प्रकाशिक समावयवता देगा। कैसे देगा बेटा प्रकाशिक समावयवता? इसको हम बना दें। हम क्या करें,
प्रकाशिक और ज्यामिति भी दे सकता है बेटा, प्रकाशिक और ज्यामिति। ये ज्यामिति में क्या होगा, सिस और ट्रांस बनाते हैं, सिस और ट्रांस, ठीक है ना। ये ट्रांसफॉर्म है, ये क्या है, इसका ट्रांसफॉर्म है। सिस में क्या होता है, बगल बगल में होते हैं। लेकिन बेटा आपकी जो बुक्स में दिया है वो मुख्यतः कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इस टाइप के जो कंपाउंड हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे सकते हैं। कौन से दे सकते हैं बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे सकते हैं। कौन सा लिखा है ना, इसमें समावयवता बताइए। इसमें प्लस और लगा दे बेटा, है ना, प्लस नहीं लगा अभी, यहां प्लस और लगा दें। इसकी समावयवता बतानी है, क्या क्या हो सकता है। देखें, CO लिखा, यही था ना ठीक है ना। हमने क्या किया, यहां पे हमने लगा दिया ClNH3, सॉरी Cl लगा दिया, और यहां पे NH3 तो 4 थे ही। ये इसका ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म में सिस फॉर्म हो गया। क्या हो गया बेटा, ये सॉरी ट्रांस हो गया। ये क्या हो गया, ट्रांस, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। सिस फॉर्म में क्या करेंगे, दोनों Cl पास पास लगा देंगे। क्योंकि इसको हमें ज्यादा व्याख्यान इसलिए नहीं कर रहे हैं बच्चों, इस साल आपके सिलेबस से आइसोमेरिज्म का टॉपिक निकल गया है, इसलिए इसकी हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं ज्यादा। इसके बारे में बहुत विस्तृत व्याख्या भी है, इसको हम ज्यादा चर्चा नहीं करें। ये टॉपिक आइसोमेरिज्म का नहीं आएगा, IUPAC का तो आ सकता है, स्ट्रक्चर का आ सकता है, आइसोमेरिज्म का नहीं आएगा। इसकी व्याख्या भी नहीं की जा रही बेटा ज्यादा, है ना। यानी प्रश्न क्या था, प्रश्न यह था कि एक कंपाउंड आपको दिया था, एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया था, उस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम लिखना था, संरचना सूत्र बना दिया, समावयवता हुई। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाओं को समझाइए। बहुत आसान टॉपिक है बेटा। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में पूरा टॉपिक विस्तृत बताया, आपको विस्तार से बताया है कि क्लोरोबेंजीन में किस किस की रिएक्शन करानी। एक साथ आप लिख सकते हैं, क्या लिखना है, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, इसका हमें क्या क्या कराना है भाई, इस क्लोरोबेंजीन का हमें हैलोजनीकरण कराना है। इसमें हैलोजन होता है बेटा, और एक हैलोजन कैरियर होता है, हैलोजन होता है, एक हैलोजन कैरियर होता है। हैलोजनीकरण में कुछ भी लिख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लिख सकते हैं। आयोडीन का थोड़ा अंतर आता है। हैलोजनीकरण के पश्चात नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में HNO2 कॉन्सेंट्रेट और H2SO4 भी होता है, यह भी कॉन्सेंट्रेट होता है। इसके अलावा सल्फोनीकरण, H2SO4, और हीट भी करते हैं इसको, इसमें भी हीट है बेटा, है ना। इन सब में तापमान का भी उपयोग होता है। और लिखा है फ्रीडल क्राफ्ट, कौन सी बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट दो होते हैं, एक तो होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो होती हैं, किसकी प्रेजेंट में होती हैं, एनहाइड्रस AlCl3, किसकी प्रेजेंट में, एनहाइड्रस AlCl3। इन सब में तापमान की भी आवश्यकता पड़ती है ऊपर वाली रिएक्शंस में। क्या होगा, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है बेटा। रिएक्शन किससे हो रही है, क्लोरोबेंजीन से, ये क्लोरोबेंजीन है, इससे ये रिएक्शन हो रही है। ये सभी रिएक्शन बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शन का उदाहरण है। आप इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के नाम से मेरे चैनल पे जाके सर्च करेंगे, ये पूरी रिएक्शन एक साथ मिल जाएंगी। होगा क्या, ये जो होता है क्लोरीन, यह ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ऑर्थो और पैरा पे जाके जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या होता है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल Cl+ होता है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होता है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल SO3H+ होता है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल CH3 होता है, और इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल CH3CO। ये सब इलेक्ट्रोफाइल हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल बच्चों ऑर्थो और पैरा पे जाके ऐड हो जाएंगे। यानी क्या बनेगा, जैसे क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन था, एक बार ऑर्थो पे क्लोरो जुड़ गया, एक बार पैरा पे क्लोरो जुड़ गया, यानी ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन,
पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है नहीं, और लिख दें, इसमें इलेक्ट्रोफाइल NO2 है, क्लोरोबेंजीन तो है ही, ऑर्थो नाइट्रो बन गया है ना, ClNO2 जुड़ गया, ऑर्थो पैरा पे क्या जुड़ गया इसमें NO2 जुड़ गया। इसमें क्या होगा बेटा, ऑर्थो पैरा पे SO3H जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बेटा, SO3H, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। सल्फोनिक एसिड ज्यादा प्रायोरिटी का ग्रुप है, इसको बाद में लिखते हैं इसलिए इसको करें। इसमें मिथाइल जुड़ जाएगा ऑर्थो पैरा पे, Cl है, एक बार CH3 यहां और एक बार यहां, इसमें क्या हुआ, मिथाइल जुड़ गया। इसमें क्या जुड़ जाएगा, COCH3, ऑर्थो पैरा पे क्या जुड़ जाएगा, COCH3, CH3 तो Cl तो यहां था ही, एक COCH3 ऑर्थो पे और एक COCH3 पैरा पे। ये दोनों रिएक्शन कहलाती हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है और ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। प्रश्न था क्लोरोबेंजीन की ये 4 रिएक्शन लिखनी है आपको। कौन कौन सी, हेलोजनेशन ऑर्थो पैरा पे होगा, नाइट्रेशन ऑर्थो पैरा पे होगा, सल्फोनेशन ऑर्थो पैरा पे होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उपरोक्त सभी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। इनकी व्याख्या बच्चों मैंने बताई है, आप वहां जाके नोट भी कर सकते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लेना। साथ साथ ये भी कर सकते हैं आप कि इसके मैं नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा, आपको PDF भेजूंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, एथेनामीन और क्लोरोएथेन की अधिकता से कैसे क्रिया करता है और बेंजोएमीन क्लोरोएथेन से कैसे क्रिया करता है। नहीं, ठीक है ना, एथेनामीन और बेंजोएमीन की क्लोरोएथेन से रिएक्शन लिखनी है। एक सी रिएक्शन है बेटा, दोनों अभिक्रियाएं एक समान है। किस किस की कह रहा हूं मैं, एथेनामीन C2H5NH2 की लिखना है क्लोरोएथेन, है ना, C2H5Cl से, और C6H5CH2NH2 की भी लिखना है हमें क्लोरोएथेन से, C2H5Cl। यही तो है ना, बिल्कुल बच्चों, बहुत सामान्य अभिक्रिया है। यहां होगा क्या, इसके जो H हैं उस H की जगह पे ये एक्सिस में है, अधिकता में लिखा है ना बेटा। ये क्या करेगा, X की जगह पे C2H5 आता जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, X की जगह पे C2H5 आता जाएगा। क्या होगा भाई, इस H को हटाया, यहां लिख दे रहा हूं H, दोनों ऐसे लिख देना, H और H, 2 H है ना, इसकी जगह पे ये हटेगा, C2H5 आ जाएगा। क्या बनेगा फिर, C2H5NH C2H5, और H और Cl आपस में निकल जाएंगे, प्लस क्या निकल जाएगा, HCl। क्या बन गया, डाई इथाइल एमीन। ठीक है नहीं, यह 2 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा, यह 2 डिग्री अमाइन होता है, यानी 2 डिग्री बन गया। इस 2 डिग्री अमाइन को फिर हमने लिखा, इसका H हम अलग से दिखा दे रहे हैं ना, और इसकी चूंकि C2H5 हमारा अधिकता में है, ये फिर रिएक्शन कर जाएगा, फिर इस H को हटा देगा HCl के फॉर्म में। क्या बनेगा, C2H5N C2H5 और C2H5 प्लस HCl निकल गया, 3 डिग्री एमाइन बन गया, ट्राई इथाइल एमाइन बन गया। यानी कि इथाइल एमाइन को अगर क्लोरोएथेन या इथाइल क्लोराइड की अधिकता में रिएक्शन कराएंगे तो 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन का मिश्रण मिलेगा। बच्चों यह रिएक्शन हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन भी कहलाती है। सॉरी, हाफमैन अमोनोलिसिस क्या कहलाती है बेटा, हाफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन भी इसे बोलते हैं। बिल्कुल सेम रिएक्शन यहाँ है, फिर वही होना है, यह इसको रिप्लेस कर देगा। फिर भी भाई बच्चों, इसको अधिकता में होना चाहिए, अधिकता में नहीं होगा रिएक्शन सेकंड पे भी रुक सकती है। अभी मैं एक्सेप्ट में मान रहा हूं,
क्योंकि पिछला क्वेश्चन एक्सेस में किया है ना। क्या होगा, C6H5NH और C2H5 बनेगा, माइनस HCl निकल जाएगा। एक बार फिर रिएक्शन हो जाएगी C2H5Cl की। C6H, थोड़ा गलत लिखा है ना बेटा, CH2 भी था यहाँ पे, NH C2H5, फिर होगी C6H5 CH2N C2H5 और C2H5, ये 2 डिग्री बन गया, ये 3 डिग्री बन गया, ये एमाइन का मिक्सचर मिल जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, जो कि 5-5 नंबर के हैं। इनको नोट कर लो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में बच्चों आपको स्क्रीन पर मैंने भेज दिया है, पहले आप स्क्रीन से ही क्वेश्चन को लिख लें। कुछ हिंट भी मैंने बोर्ड पर लिख रखी है उसकी। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 के चारों क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 6 को आगे बढ़ाते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था बच्चों कि प्रश्न दिया है। अब मैंने आपको क्वेश्चन आपकी कॉपी में लिखा है, मैंने बोर्ड पे भी लिखा है कुछ संकेत के रूप में, कि 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल है। उस 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन, 75 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया गया। ये जो विलयन बना, इसका पार्ट्स पर मिलियन निकालिए, इसमें मोल प्रभाज निकालिए, इसका मास परसेंटेज निकालिए, इसकी मोललिटी निकालिए, मोललता निकालिए। सबको बच्चों व्याख्या करते हैं, सबकी व्याख्या करके देखते हैं। आंसर बच्चों कैलकुलेशन में बीच में छोड़ दूंगा, आपको खुद करनी है कैलकुलेशन, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। चलिए पहले हम क्या दे रखा है, मैं जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किस किस का है बेटा, इथेनोइक अम्ल CH3COOH का सॉल्यूशन है बेंजीन में। इथेनोइक अम्ल और बेंजीन का सॉल्यूशन है। अगर क्वेश्चन क्या क्या दिया, इथेनोइक अम्ल का भार दिया है 2.5 ग्राम दे रखा है बेटा, मैं वो लिख रहा हूं, और बेंजीन दिया है 75 ग्राम। ये विलेय है, ये क्या है, ये विलेय है, ये विलायक है। इसको हम B से डिनोटेड करेंगे, इसको हम A से डिनोटेड करेंगे, याद रखना। इसका अणुभार और निकाल लें बेटा। कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन का 3, एक कार्बन फिर आ गया 12, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 32 और 1, इन सबको हम जोड़ेंगे बेटा 15 और 15 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 60। और इसका अणुभार निकालेंगे 72 और 6 78 आ जाएगा। अणुभार भी हमें मिल गए। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है ppm निकालना है, तो पहले हम ppm ना निकाल के हम निकालें मास परसेंटेज। जब हम मास परसेंटेज निकालते हैं बेटा, किसी का भी मास परसेंटेज निकालते हैं, तो उसका मास और कुल मास मल्टीप्लाई बाई 100, यानी क्या लिखते हैं, पदार्थ का मास, पदार्थ का भार वटे विलयन का भार गुणा 100। पदार्थ मास परसेंटेज हम निकाल लें सॉल्यूट का सामर्थ्य, किसका निकाल लें बेटा, सॉल्यूट यानी CH3COOH का मास परसेंटेज निकाल लें। इसका भार दिया है 2.5, विलयन का भार हो जाएगा 2.5 धन 75 गुणा 100। बेटा इसको आप सॉल्व कर लेना है ना, क्या आ जाएगा 2.5 गुणा 100 बटे आ जाएगा 77.5। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा इसका मास परसेंट विलेय का। अगर हमें विलायक का मास परसेंट निकालना है C6H6, हमें क्या करना है, विलायक दिया था 75 बटे 77.5 गुणा 100। आंसर इसका भी आपको सॉल्व करके मिल जाएगा, इसका भार भी आप निकाल सकते हैं। अब आता है पार्ट्स पर मिलियन। अगर पार्ट्स पर मिलियन आता है, किसी का भी निकालना हो, तो वही लिखते हैं मास। जैसे हमने कहा A का निकालना है, क्या लिखेंगे, भार बटे कुल भार गुणा में 1 मिलियन कर देते हैं।
मतलब परसेंट में 100 का गुणा, मिलियन में 6 का गुणा मिलियन, और मास परसेंटेज में केवल यहां अंतर है, बकाया वही का वही है। बेटा इस पूरे टॉपिक के वीडियो बनाए गए हैं कई, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। क्या हो जाएगा, पीपीएम निकालना है, पीपीएम ऑफ CH3COOH, तो इसका भार, कुल भार गुणा 1 मिलियन। सॉल्व कर लेना बेटा इसको, अब आप, मैं बता नहीं रहा हूं, आप खुद सॉल्व कर लेना इसको। पीपीएम एसिटिक एसिड का निकालना है, एसिटिक एसिड का भार, विलयन का भार गुणा 10⁶। आगे देखें बेटा, आगे देखें, हमें निकालना है मूल प्रभाज। क्या निकालना है बेटा, मूल प्रभाज। जिसका भी मूल प्रभाज निकालते हैं वह आता है Na/Na+Nb, और हम जानते हैं XB निकालना होगा तो NB/Na+Nb, और XA+XB की वैल्यू 1 होती है। ये हम जानते हैं पहले से। चलो हम सॉल्व करें। हमें निकालना है एसिटिक एसिड का मूल प्रभाज, तो इनके मूल निकालना है पहले हमने। क्या निकालना है बेटा, CH3COOH का मूल निकालेंगे। इसका भार कितना है 2.5, और अणुभार आया था 60, इसको हटाया, यहाँ 10 बढ़ा दिया, ठीक है नहीं, और ये 5 से कट गया 5 बार, और मूल इक्वल टू होता है बेटा भार बटे अणुभार होता है ना, भार बटे अणुभार। 5 से कट गया, और ये कट गया 5 से 12 बार, और 5 से ये कट गया 2 बार, यानी आ गया 1/24। कितना आ गया बेटा, 1/24। NC6H6 निकाला, भार कितना दिया था इसका 72 और 6 78 होता है सर, है ना, बर्शिंग 72 और 6 78 होता है, 75। भार कितना है 75/78, ये इसका हो गया किसका, C6H6 का। अब मूल प्रभाज हमें किसी का भी निकाल सकते हैं। N निकालना है हमें CH3COOH का X, तो इसके मूल 1/24, कुल मूल कितने, कुल मूल हो गए 1/24 धन 75/78। इसको बच्चों सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वह आपके एसिटिक एसिड के मूल प्रभाज हो जाएंगे। और हमें अगर मूल प्रभाज बेंजीन के निकालना है तो 1 - CH3COOH के मूल प्रभाज आप कर देंगे, तो आपके बेंजीन के भी मूल प्रभाज आएंगे। सॉल्व आप खुद करना बेटा, है ना, सॉल्यूशन नहीं बताना है, मैं आपको कैसे हो रहा है वो बात बतानी है। मूल प्रभाज निकालने के लिए मूल मालूम होने चाहिए हमें। क्या मालूम होना चाहिए बेटा, मूल मालूम होने चाहिए। अब हमें निकालना है मूललता। क्या निकालनी थी बेटा, विलयन की मूललता निकालनी थी। तो मूललता क्या होती बेटा, मूललता विलेय का भार गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार और विलायक का ग्राम में भार, ये मूललता है। विलेय का भार दिया हुआ था हमें 2.5 गुणा 1000, विलेय का अणुभार होता है 60 एसिटिक एसिड का, और गुणा विलायक का भार दिया हुआ था हमें 75 ग्राम, नहीं दिया था ना बेटा 75 ग्राम विलायक का भार। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो ये तो सरल है बेटा, इसको सॉल्व मैं कर ही दे रहा हूं। ये यहाँ लगा दिया, ये और ये कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, 25 से ये 3 बार कट गए, और ये 5 और ये 2, यानी 5/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 5/6 आ जाएगा। कर लेना, अब तो हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों पहला वाला आपका हो गया। इसके एक अथवा में भी क्वेश्चन लिखा है कि ग्लूकोज को जल में घोला गया, ग्लूकोज को जल में घोला गया, इसका क्या निकालना है हमें, डेल्टा TF, यानी कि हिमांक में अवनमन कितना हुआ ये निकालना है, और हिमांक क्या होगा विलयन का ये भी निकालना है हमें। ठीक है, निकाल के देखा। अच्छा, विलयन किस किस का है, ग्लूकोज का जल में विलयन। पेपर बच्चों आप नोट कर लेना पहले, है ना। विलयन किस किस का है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O का विलयन है। ग्लूकोज दिया है 4 कितना दिया है ग्लूकोज, ग्लूकोज दे रखा है, अच्छा ग्लूकोज नहीं बेटा इथिलीन ग्लाइकॉल है। कितना है, इथिलीन ग्लाइकॉल, यानी कि 45 ग्राम दे रखा है, ग्लूकोज नहीं है। फिर
C2H6O2 है, इथिलीन ग्लाइकोल CH2OH और CH2OH की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है ना। इतना दिया है और जल कितना लिखा है बेटा इसमें? जल लिखा है 600 ग्राम जल में इसको घोला गया है। इस विलयन के लिए निकालना है। चलो इसका अणुभार निकालना है। इसका अणुभार 2 कार्बन का 24, इसका 6 हाइड्रोजन का 6 और इसका 32। 2 कार्बन का 24, 6 हाइड्रोजन का 6, 2 ऑक्सीजन का 32। 24 और 6 30 और 30 60 और 2 62। कितना हो गया बेटा? देखो 24 और 6 30, 24 और 6 30 और 30 60 और 2 62। बेटा वैसे नहीं दिया हो तो ये लिखना है। कभी कभी क्रिस्टलन जल आ जाते हैं साथ में, तो क्रिस्टलन जल का भी जोड़ना पड़े। अभी हम सीधा 62 लिखेंगे ना, 30 और 30 62 हो गया। चलो क्या क्या निकालना था हमें बेटा? डेल्टा TF निकालना है। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M होता है। क्या होता है बेटा? KF इंटू M। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M होता है। यानी इस क्वेश्चन में बच्चों KF भी चाहिए पड़ेगा हमें। KF इंटू M क्या होता है? मोलरिटी WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है ना? इसको KF और चाहिए बच्चों। एक मिनट लिखना, मैं KF की वैल्यू और देखूं उसमें। KF की वैल्यू जो है बच्चों उसमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। हम याद रखना जल के लिए KF जो होता है 1.86 होता है। कितना होता है बेटा? 1.86। वैल्यू रख दें डेल्टा TF इक्वल टू, ये हो गया KF 1.86 इंटू WB कितना है बेटा? WB दिया है 45 इंटू 1000 अपॉन MB है 62 और विलायक का भार है 600। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आपका 2.2 केल्विन आएगा। तो पहला क्वेश्चन था कि हमें इसके लिए हिमांक अवनमन निकालना है। हमने निकाल लिया। हिमांक अवनमन कितना होगा? इतना होगा। हम जानते हैं डेल्टा TF जो होता है, वह होता है T0F माइनस TF। कम है ना? हाँ, T0F माइनस TF। हमें यहाँ पे बच्चों TF निकालना था। क्या निकालना था? TF। तो TF इक्वल टू हो जाएगा T0F माइनस डेल्टा TF। जल का जो शुद्ध जल का हिमांक होता है वह 273.15 केल्विन होता है और हमारा अवनमन कितना हुआ? 2.2 केल्विन हुआ। जो आंसर आएगा बेटा इनको घटाने पर वह विलयन का हिमांक आ जाएगा। जो घटाने पर आंसर आएगा वह विलयन का हिमांक आ जाएगा। ठीक है ना? नोट कर लो इसे बच्चों, नोट कर लो। इसकी PDF भी भेज देंगे हम आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अर्ध सेल का विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं और इसकी उपयोगिता क्या है। किसी भी हाफ सेल का विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं? बच्चों सामान्यतः कोई भी हाफ सेल होता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। पूरे सेल में भी अगर 2 हाफ सेल लगे हुए हैं तो अगर दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाए तो एक साथ ज्ञात नहीं होते हैं। सामान्यतः किसी भी अर्ध सेल का विभवांतर ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अर्ध सेल का विभवांतर ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। एक साइड जो हाफ जिसका विभवांतर ज्ञात करना है उसको लगाते हैं, दूसरी साइड क्या करते हैं बेटा? दूसरी साइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं। किसको लगा देते हैं? दूसरी साइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं और इसको जोड़कर इस सेल का EMF निकालते हैं, ई सेल निकालते हैं। वो होता है ई कैथोड। क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और हम एनोड को जहां ऑक्सीडेशन होगा वह एनोड, जहां रिडक्शन होगा वह कैथोड। इससे हम रख देते हैं वैल्यू। जो भी यहां विक्षेप आता है, जो भी यहां रीडिंग आती है वह रीडिंग इस हाफ सेल की होती है, क्योंकि इसके लिए ई नॉट
2H+H2 के लिए 0 होता है, यानी इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। जो भी आंसर आएगा वह उसी हाफ सेल का आएगा जो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। यानी क्वेश्चन था किसी भी हाफ सेल का विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी हाफ सेल का विभवांतर उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर ज्ञात करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होने लगती है सेल रिएक्शन से। उस इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ रीडिंग के रूप में आता है। वह जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसी हाफ सेल का होगा जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। तो ये तो हो गया कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसकी क्या उपयोगिता है बच्चों, है ना। इसकी उपयोगिता क्या है, जब हाइड्रोजन को लगाकर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किए और उस E0 को, E0 जो था, E0 को, जो E0 था, E0 को ज्ञात करते हुए माइनस से चालू किया, नेगेटिव वैल्यू 0 पे आए और 0 से प्लस तक गए। जैसे हमने कहा लिथियम से चालू किया और यहां जाकर फ्लोरीन तक गए। कहां तक गए बेटा, लिथियम से चालू किया, यहां फ्लोरीन तक गए, तो हमें एक सीरीज मिल गई। क्या मिल गई बेटा, एक सीरीज मिल गई। उस सीरीज को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अर्थात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्रमशः व्यवस्थित किया गया, माइनस से लेके 0 से होते हुए प्लस तक के रूप में एक श्रेणी मिल गई। उस श्रेणी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसकी बहुत व्यापक उपयोगिता है बच्चों, इस श्रेणी की बहुत व्यापक उपयोगिता है। क्या उपयोगिता है, वैसे तो बच्चों आप क्या करना, विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने की ट्रिक और विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग एक पूरा वीडियो डला है बच्चों, आप वहां जाके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं अभी डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, मैं सीधे बता रहा हूं, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है नहीं। सबसे पहले यह बता देती है कि अम्लों से H2 का विस्थापन, कौन कौन से विस्थापन अभिक्रियाएं। प्रश्न ये भी आता है कौन कौन सी धातुएं अम्ल से H2 हटाएंगी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होंगी, वो अम्लों से हाइड्रोजन हटाएंगी। दूसरी, धातुओं की क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता का भी पता चल जाता है। ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील होती है, ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील होती है, अर्थात धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं। तीसरी बात, धातु का उनके लवण के विलयन से विस्थापन अगर हमें देखना है तो इसकी भी अभिक्रियाएं देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, जिंक का अगर क्या है, जिंक का पात्र है, उसमें CuSO4 का विलयन रखा और एक लिखा Cu का पात्र और उसमें लिखा है ZnSO4 का विलयन। प्रश्न आता है कौन सा हम रख सकते हैं, कौन सा नहीं रख सकते हैं। जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट रख सकते हैं क्या, क्या कॉपर के पात्र में जिंक सल्फेट रख सकते हैं। तो बच्चों जो एक्टिविटी सीरीज है उसमें जो ऊपर है पात्र, उसका मैं क्या करूं, जो ऊपर है उसका पात्र कभी नहीं बनाएंगे क्योंकि जिंक ऊपर है, अगर इसको यहां रखेंगे तो जिंक कॉपर को हटा देगी, Cu हट जाएगा, ZnSO4 बनेगा। अर्थात अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिक सक्रिय धातु का पात्र नहीं होना चाहिए। ये कम सक्रिय पात्र इसका सही है, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहां कोई अर्थात धातुओं को उनके लवण से विस्थापन अभिक्रियाएं की चर्चा कर सकते हैं। कौन सा धातु दूसरी धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करेगी,
अधिक सक्रिय कम सक्रिय को विस्थापित करेगी। ठीक है नहीं। चौथा, हम इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। हम पहचान लेंगे कि एनोड और कैथोड कौन है इसके हिसाब से। कैसे पहचान लेंगे? जो नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव आ रहा है, जो यहां होगा, इस लाइन से पहले मिलेगा, वह एनोड होगा, और जो बाद में मिलेगा वह क्या होगा? अर्थात हम इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और भी बेटा व्यापक उपयोगिता है, हम 3-4 बता दी। अम्लों से आयोडीन की विस्थापन की अभिक्रियाएं बता सकते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं, धातुओं का ऑक्सीकारक अपचायक गुण देख सकते हैं, धातुओं को लवण के विलयन से विस्थापन होगा कि नहीं होगा ये देख सकते हैं। इलेक्ट्रोड विभव की भी हम गणना कर सकते हैं बेटा, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है बेटा कि संचायक बैटरी क्या है, इसकी कार्यविधि व उपयोगिता बताइए। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, विस्तृत वर्णन आपको बच्चों वहां इंडिविजुअल टॉपिक के जाके मिल जाएगा। संचायक बैटरी यानी सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। कौन सा बेटा? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल। प्रश्न है, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? बेटा द्वितीयक सेल जो होता है वह रिचार्जेबल होता है, अर्थात एक बार डिस्चार्ज हो जाएगा, पुनः उसको हम रिचार्ज कर देंगे, उपयोग में ले आएंगे। मतलब उसकी सेल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है। तो संचायक सेल या बैटरी क्या होते हैं? संचायक सेल जो होते हैं वो रिचार्जेबल सेल होते हैं। इसमें सेल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है। जब बहुत से सेल आपस में मिल जाते हैं तो एक बैटरी का निर्माण कर देते हैं। जब बहुत से संचायक सेलों को एक साथ मिला दो तो एक बैटरी बन जाती है, उसे हम संचायक बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संचायक बैटरी कहते हैं। लेड स्टोरेज सेल, क्या कह रहा हूं मैं? लेड स्टोरेज, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है बेटा। सीसा संचायक सेल इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। लेड स्टोरेज बैटरी जो कि रिचार्जेबल होती है। हमारे घरों में इसकी व्यापक उपयोगिता है। हमारे घरों में इसकी बहुत व्यापक उपयोगिता है इस सेल की। ये रिचार्ज, इसकी सेल रिएक्शन कैसे होती है, यह किस प्रकार वर्क करती है, साथ में हाफ सेल का ईएमएफ कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी में लिंक जो है, जो लिंक है वह लिंक इसकी हम वीडियो के साथ भेज देंगे। आप वहां इसको अलग से पढ़ लेना बेटा, है ना, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। अब आपका समय भी बहुत हो गया है। ये और ये, इसका उपयोगिता क्या है बेटा? इसकी उपयोगिता घरों में होती है। घरों में जो इन्वर्टर लगता है ना, उन इन्वर्टरों के साथ यही बैटरी लगती है, द्वितीयक सेल वाली। इसमें कई द्वितीयक सेल होते हैं, रिचार्जेबल होती है। हम देखते हैं रिचार्ज हो जाता है। उपरोक्त दोनों टॉपिक की हम आपको लिंक वीडियो के साथ ही प्रोवाइड करा देंगे। विस्तृत वर्णन बच्चों वहां देख लेना आप, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, आसानी से एकदम नहीं हो पाएगा, समय भी हो गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें लिखा हुआ है, सफेद फास्फोरस से फॉस्फीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण समझाइए और फॉस्फीन के 3 रासायनिक गुण लिखिए। और अगला क्वेश्चन लिखा है, क्लोरीन बनाने की 2 विधियां, 3 रासायनिक गुण के समीकरण बताइए। और लास्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का संरचना और हार्मोन्स पर टिप्पणी। तो बेटा पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये सिलेबस से पूरा हट गया है आपका, 7वें का खा। तो पहला आप देख लें, फॉस्फीन बनाने की विधि क्या है ना। फॉस्फीन बनाने की विधि क्या है, इस बात की हम चर्चा कर लें। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्वेश्चन आपने नोट कर लिए हैं। क्या करते हैं, जो लाल फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन में लाल फास्फोरस मिला देते हैं। किसके में बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में। बैलेंस रिएक्शन बेटा आपको नोट्स में मिल जाएगी, अगर नहीं भी होगी तो। फॉस्फीन प्राप्त हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में लाल फास्फोरस मिलाते हैं तो क्या मिल जाता है बेटा? फॉस्फीन मिल जाता है। साथ में
NaH2PO2 मिलता है। क्या मिलता है बेटा? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ठीक है ना, Na2PS, यानी ये बन गया क्वेश्चन था लाल फास्फोरस से। किससे? लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस से क्या बनाना था? फॉस्फीन। तो लाल फास्फोरस से फॉस्फीन बन गया। अब आता है इसके गुण लिखना है। क्या लिखना है? गुण। बेटा एक तो अमोनिया जैसा गुण है, जैसे हमने कहा था अगर हम अमोनिया में HCl HBr मिलाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड अमोनियम ब्रोमाइड बनता है, इसमें भी फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा। हमने अगर HBr मिलाया तो बन जाएगा PH4Br, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। उसमें अमोनियम ब्रोमाइड बना था, इसमें फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अच्छा, दूसरा, यदि फॉस्फीन को, जो हमने अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने, अगर इसको इसी तरह की ये रिवर्सिबल मेथड है, इसको हम क्या करें? सनलाइट में वाटर में डालकर हीट करें, सनलाइट की उपस्थिति में रख दें वाटर में डालकर, तो यह पुनः क्या होगा? रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन में अपघटित हो जाएगा। ये इसका दूसरा रासायनिक गुण हो गया। तीसरा रासायनिक गुण, दो हो गए ना बेटा? तीसरा रासायनिक गुण, ये कभी कभी क्या करती है, बहुत से धात्विक लवण, जैसे हम लिखा CaSO4, इससे अगर ये रिएक्शन कर जाए तो यह एक्सचेंज रिएक्शन करती है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करती है। होगा क्या? कैल्शियम फॉस्फाइड बनाएगा Ca3P2 और H2O। बैलेंस नहीं है बेटा, बैलेंस आप कर लेना है ना, H2O निकलेगा, कैल्शियम फॉस्फाइड और वाटर बनाएगा। किसके साथ? धात्विक सॉल्ट के साथ ये बनाएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन और बचा, उसको भी समझा देते हैं बेटा, है ना। चलिए, क्लोरीन बनाने की जो क्वेश्चन डला है मैं दोबारा से बता देता हूं बेटा। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको फिर दिखने लगा होगा कि क्लोरीन बनाने की दो विधियां लिखना है, तीन गुण लिखने बेटा, है ना। तो पहले हम लिख रहे हैं क्लोरीन की Cl2 बनाना है। पहले हम लिख रहे हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में क्लोरीन कैसे बनता है इस बात की हम चर्चा कर लें बेटा पहले। प्रयोगशाला में क्या होता है बेटा? MnO2 जो होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में को HCl के साथ यदि हम गर्म कर दें तो MnCl2 और क्लोरीन और H2O मिलता है। यहाँ क्लोरीन गैस मिल जाती है। बैलेंस नहीं है बेटा, बैलेंस की हुई रिएक्शन नोट्स में लिखा दी जाएगी, है ना। मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl के मिश्रण को जब हीट करते हैं तो क्लोरीन गैस मिलती है। पहली विधि हो गई है ना। अब एक हम बता दे रहा है औद्योगिक विधि। कौन सी विधि बेटा? औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में क्या है? यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उच्च ताप पर हीट करें, लगभग 723 के लगभग होता है ना, इस पर जब हम हीट करते हैं तो इसका अपघटन हो जाता है और इसके अपघटन से क्लोरीन और H2O मिलता है। एक बनाने की विधि क्लोरीन की यह हो गई है। ठीक है ना। अब इसके गुण देखना है। क्वेश्चन तक 3 गुण लिखिए। पहला गुण हम लिखें धातुओं से अभिक्रिया। चूंकि यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए बहुत सी धातुओं के साथ, अधिकांश धातुओं के साथ यह उनके क्लोराइड बनाता है। जैसे हमने लिखा Na+Cl2 gives to NaCl, बैलेंस कर, जो तो बैलेंस ही है बेटा, है ना। Fe+Cl2 बन जाएगा FeCl3, बैलेंस नहीं है बेटा, है ना। यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके उनके क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है बेटा? क्लोराइड बनाती है धातुओं के साथ। दूसरा गुण, कार्बनिक पदार्थों से, कार्बनिक यौगिकों में विस्थापन करती है। ये क्या करती है बेटा? यह विस्थापन अभिक्रिया करती है, जिसको हेलोजेनेशन बोलते हैं। हमने पढ़ा था मेथेन को सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन से रिएक्शन कराई जाए
मिथाइल क्लोराइड बनता है। आगे जाते जाते कार्बन टेट्राक्लोराइड तक यह रिएक्शन जाती है। ये हमने पढ़ी हुई है रिएक्शन, है ना। तीसरा इसका गुण परिणाम है विरंजक गुण। विरंजक गुण यह भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। क्लोरीन जो होता है एक महत्वपूर्ण ब्लीचिंग एजेंट होता है। यह क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित नमी से संयोग कर लेता है और नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है। यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ में मिलती है और उस पदार्थ को रंगहीन कर देती है। अर्थात यह विरंजक गुण का काम करता है और इसका जो विरंजन होता है वह स्थायी होता है। कैसा होता है बेटा, इसकी ब्लीचिंग रिएक्शन परमानेंट होती है। यह परमानेंट ब्लीचिंग करता है क्योंकि यह ब्लीचिंग ऑक्सीडेशन से करता है। अगले 2 क्वेश्चन बच्चों जो हैं वो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। मैं आशा कर रहा हूं जो आपका बोर्ड एग्जाम 2020 के पेपर का पहला सेट था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले कालांश में नए पेपर के साथ, नए सेट के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।